हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का एक पोर्शन लेके आए हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स में हम लाइट चैप्टर का जिक्र करेंगे। अगर लाइट चैप्टर का अगर बात करिएगा तो लाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो पिछले बार ग्रुप डी हो या बिहार एसएससी हो या बिहार सीजीएल हो। अगर हम बात करते हैं कि पेपर के, तो पेपर के लेके अगर हम कुछ बात कर लेते हैं कि अभी वर्तमान में अगर बिहार में बात करिएगा, बिहार में जो पेपर लगा हुआ है वो लगा हुआ है बिहार एसएससी सीजीएल का। बिहार एसएससी सीजीएल 4 लगा हुआ है, ये पहला। दूसरा अगर बात करेगा तो बिहार एसएससी का अगर बात करेगा तो बिहार एसएससी इंटरमीडिएट का भी लगा हुआ है, जिसका 2023 में ही फॉर्म फिलअप हुआ था। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो तीसरा जो फॉर्म आया हुआ है वो AEDO का आया हुआ है। AEDO का आया हुआ है, तो उसमें भी 100 क्वेश्चन जीके जीएस का बात किया है, जिसमें ये फिक्स नहीं किया है कि साइंस कितना पूछा जाएगा और जीके कितना पूछा जाएगा, या जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस का अगर हम बात करेंगे। इसी के साथ BSO भी लगा हुआ है, BSO भी, जो ये है बिहार के रिलेटेड। इसी के साथ अगर हम रेलवे का अगर हम बात करते हैं, रेलवे में अगर बात करिएगा तो रेलवे में पता है कि सबसे ज्यादा अगर प्रश्न जो बनता है वो न्यूमेरिकल से अगर पूछता है तो LP हो गया। इसी के साथ बात करेगा तो टेक्नीशियन हो गया, और टेक्नीशियन के बाद JEE हो गया, और JEE के बाद ग्रुप D हो गया। ग्रुप D में प्रश्न बनता है। अब इसमें अहम भूमिका साइंस भी निभाता है, क्योंकि अगर LP का बात करेगा तो LP में भी अच्छा खासा प्रश्न पूछ लिया जाता है, 25 साइंस पूछता है। टेक्नीशियन का बात करेगा तो 40 साइंस पूछता है, और JEE का बात करेगा तो यहाँ भी 25 साइंस पूछता है, और ग्रुप D में 20 साइंस पूछता है। यहाँ अगर बात करेगा तो बिहार एसएससी में भी अगर बात करिएगा तो बिहार एसएससी में प्रश्न जो बनता है 25 साइंस पूछता है, यहाँ भी 25 साइंस पूछता है। और इसका भी सिलेबस है जो 100 क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया है कि जीके और जीएस में साइंस कितना पूछा जाएगा। इसी तरीका से अगर बात करेगा तो जिस भी पेपर में अगर साइंस पूछता है तो वहाँ से प्रश्न है जो साइंस का फिजिक्स में जो पढ़ा रहे हैं लाइट चैप्टर से बनता है। तो आज का लेक्चर जो जाएगा वो लाइट चैप्टर का जाएगा, और लाइट में अगर हम बात करेंगे तो लाइट चैप्टर 10th का जो NCERT है वहाँ से भी हम जिक्र करेंगे और व्याख्या करेंगे। इसमें अगर बात करिएगा अगर बुक का बात करते हैं तो बुक भी देख लीजिएगा। बुक का जैसे विज्ञान में ये जो कक्षा 10th का है, यहाँ से भी अगर NCERT का हम जिक्र करेंगे, और यहाँ भी हम जो भी फैक्ट निकालेंगे वो भी हम यहाँ पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसे ये हो गया NCERT का। जो प्योर रेलवे हो या बिहार एसएससी या बिहार सीजीएल हो, यहाँ से प्रश्न बनता है NCERT का। इसी के साथ 9th का अगर बात करेगा तो 9th से भी प्रश्न बनता है जो NCERT है। ये किताब का सारा भी जो रहेगा फैक्ट वो सारा हम एक्स्ट्रा यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लाइट चैप्टर का देखेंगे, जो लाइट में प्रकाश के बारे में हम जिक्र करते हैं। देखिएगा, प्रकाश के बारे में देखते हैं। लाइट के बारे में हम देखते हैं, बताना तुम लोग भी। अगर हम लाइट का बात करते हैं, प्रकाश का अगर हम बात करते हैं, तो प्रकाश के बारे में सर्वप्रथम जिक्र किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, अब ये बताइए कि न्यूटन ने क्या कहा था? पदार्थ एक या प्रकाश एक क्या है? कण है। न्यूटन ने क्या कहा था? प्रकाश एक कण है। किसने कहा था? न्यूटन ने। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। ठीक है, तो ये बताइए कि एक न्यूटन वैज्ञानिक था, न्यूटन, और न्यूटन ने प्रकाश को क्या कहा? तो प्रकाश को कण कहा, या इसी को कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कणिका कहते हैं। ये जिक्र किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। लेकिन इस पर भी सवाल उठने लगा कि बताइए कि ठीक है, प्रकाश एक कण है, प्रकाश क्या है? एक कण है। अब प्रकाश के बारे में बताना भी है कि बताइए प्रकाश कण है तो इसका व्याख्या करके हमको बताइए। लेकिन न्यूटन साहब ने इसका व्याख्या नहीं कर पाया था। लेकिन इन्हीं का दोस्त था आइंस्टीन। इन्हीं का दोस्त कौन था? तो आइंस्टीन था। आइंस्टीन था, और आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिया। प्रकाश वैद्युत
प्रभाव दिया। और ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव कब दिया था? तो 1905 में दिया था। लेकिन इसे न्यूटन ने एक गुजारिश किया कि बताइए, हम तो न्यूटन ने प्रकाश एक कण के बारे में भी जिक्र हम कर दिए हैं, लेकिन इसका व्याख्या हम नहीं कर पाए हैं, और इसी को व्याख्या आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के माध्यम से किया। तो प्रश्न ये भी बनता है कि बताइए कि प्रकाश एक कण है, तो कण की व्याख्या आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया था या कौन सा एक प्रयोग में लेके आया था, उसके माध्यम से वो कण को साबित किया था। तो जो कण के साबित जो किया था वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के माध्यम से किया था, और इसीलिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1921 में। ठीक है। अब इसी का न्यूटन का एक विपक्षी था जिसका नाम था हाइजेन। इसी के विपक्षी एक और वैज्ञानिक था हाइजेन, और हाइजेन से भी यह प्रश्न पूछा गया कि बताइए कि प्रकाश क्या है। इसी का विपक्ष था। किसका विपक्ष था? तो न्यूटन का। और न्यूटन के विपक्ष से ही प्रश्न ये बना कि बताइए कि आप बताइए हाइजेन साहब कि प्रकाश क्या है। तो जब हाइजेन से प्रश्न पूछा गया तो हाइजेन ने कहा कि हाइजेन के बोला कि प्रकाश एक क्या है? तो प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक क्या है? तरंग है। लेकिन कहानी यही था कि जितना दिमाग के कमी में कुछ न्यूटन के पास था, न्यूटन ने प्रकाश के बारे में कण तो बता दिया जरूर कि कण या कणिका है, लेकिन उसका व्याख्या नहीं कर पाया था। और यही कहानी हुआ किसके साथ थे? तो यही कहानी हुआ हाइजेन के साथ भी। ये हाइजेन ने भी अपना जोर जबरदस्ती जो पूछा गया तो ये सीधे आके जवाब दे दिया कि प्रकाश एक तरंग है, लेकिन इसको भी व्याख्या नहीं किया। तरंग को व्याख्या नहीं किया। तो इसी का हाइजेन का भी एक दोस्त आया, कौन? तो यंग। कौन था? तो यंग था। कौन? यंग था। और यंग ने व्यक्तिकरण के सिद्धांत से प्रकाश एक तरंग है और इसको साबित कर दिया। तो प्रश्न ये बनता है कि हाइजेन के अनुसार प्रकाश क्या है? तो हाइजेन के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। फिर बोलेगा कि बताइए तरंग को साबित किस विधि से हुआ था? व्यक्तिकरण की विधि से हुआ था। किसके विधि से हुआ था? व्यक्तिकरण के विधि से हुआ था। ये बताइए व्यक्तिकरण के विधि से साबित किसने किया था? तो यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ तक क्लियर है? तो आधुनिकीकरण के हिसाब से प्रकाश, अगर हम बात करेंगे कि आधुनिकीकरण के हिसाब से प्रकाश को अगर बोला जाएगा, यहाँ नोट करके लिख लेना कि आधुनिक रूप से प्रकाश जो है, प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। समझ में आया? हम प्रकाश के बारे में भी जिक्र किए, लेकिन एक वैज्ञानिक और आया। किसने? तो रोमर आया। कौन आया था? रोमर आया। रोमर निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया। रोमर ने प्रकाश के वेग का निर्वात में वेग का पता लगाया, और ये लगाया था 1676 ईस्वी में। समझा? जो निर्वात में प्रकाश के चाल के बारे में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो एक अप्रोक्सीमेट होता है, मतलब अप्रोक्स में दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये जो पता लगाया था वो रोमर ने लगाया था। तो यहाँ से 3 वैज्ञानिक का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। न्यूटन को साबित कौन किया? तो आइंस्टीन ने किया। ठीक है। हाइजेन को साबित कौन किया? जो हाइजेन के द्वारा प्रकाश एक तरंग है, तो उसको साबित किसने किया? तो साबित किया यंग ने व्यक्तिकरण के विधि भी। ठीक है। इसके बाद अगर बात करोगे तो एक वैज्ञानिक और आया, रोमर, जो प्रकाश को निर्वात में चाल का पता लगाया कि निर्वात में इसका वेग कितना है। तो एक अप्रॉक्स बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि तीसरा जो वैज्ञानिक एंट्री मारा है वह रोमर है। कौन है? तो रोमर है। और रोमर ने प्रकाश का वेग निर्वात में कितना बताया?
तो निर्वात में 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड बताया। 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड बताया। और ये किसने बताया था? तो रोमर ने बताया था। ये कहानी था प्रकाश के बारे में, समझा? अगर इसमें कहीं भी डाउट हो तो बता सकता है। प्रकाश के बारे में हम जिक्र किए और इसी के साथ ही इसका मेन जो प्रकाश का है, इसी में पढ़ना है। प्रकाश का परिवर्तन हो, अपवर्तन हो, दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में सारा पढ़ना है लाइट चैप्टर में, ठीक है। लाइट चैप्टर से अच्छा खासा प्रश्न भी बनता है। जैसे पिछला बार ग्रुप डी का अगर 2022 का अगर बात करोगे, समझा, तो 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें ग्रुप डी में बहुत अच्छा खासा प्रश्न बना था लाइट चैप्टर से, समझ में आया। इसलिए लाइट चैप्टर 10th में दिया हुआ एनसीईआरटी में, वहाँ भी न्यूमेरिकल और एक्स्ट्रा फैक्ट जो देता है वहाँ से निकाल के हम आप लोग के बताएंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो लाइट चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर लाइट चैप्टर का अगर बात करोगे तो इसके बाद लाइट में पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का प्रवर्तन। ये बताओ, यहाँ तक किसी को समस्या है? नहीं ना है? अरे प्रकाश के बारे में जो खोज किया, साबित किया, तो आइंस्टीन को जरूर याद रखना, क्योंकि आइंस्टीन से प्रश्न बनता है। ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है, इसी के माध्यम से प्रकाश एक कण है, इसको साबित किया था। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे तो न्यूटन हो, चाहे तो हाइजेन हो, ये दोनों का इज्जत बचाने का काम किया था आइंस्टाइन, क्योंकि ये दोनों तो बता दिया था कि प्रकाश एक कण बता दिया, एक प्रकाश एक तरंग बता दिया, लेकिन ये दोनों व्याख्या नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया। अब इस प्रश्न उठा भी था, लेकिन एक वैज्ञानिक उसके तरफ से, न्यूटन के तरफ से भी आइंस्टीन आके समझा दिया, एक सिद्धांत दिया, और इसीलिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया है। समझ में आया? ठीक है। इसी के साथ अगर बात करोगे तो हाइजेन के बारे में भी हम बताएं। हाइजेन ने भी बोला कि प्रकाश एक तरंग है, लेकिन इसका व्याख्या वो नहीं कर पाया था। तो व्याख्या कौन किया? तो व्याख्या यंग ने आके किया, व्यक्तिकरण का नियम दिया, समझा? तो इस हिसाब से याद रखना। फिर रोमर के बारे में आया, तो रोमर आया था 1676 में। डेट भी लिख लेना। रोमर जो दिया था वो कब दिया था? तो 1676 में दिया था, 1676 में। ये डेट याद रखना कि रोमर ने 1676 में प्रकाश का चाल निर्वात में जब काउंट किया, तो निर्वात में इसका चाल था 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक अप्रोक्स में निकल के आया था। ठीक है, ये था प्रकाश का रियल डिफिनेशन, जो शुरुआत में परिभाषा है प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश के बारे में इसका अगर टाइप्स पढ़ोगे तो पहला पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। अब हम पहला देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश का परावर्तन, क्या देखेंगे? परावर्तन देखेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ प्रकाश का परावर्तन समझना ध्यान से। ये बताओ परावर्तन का मतलब क्या होता है, समझना। परावर्तन का मतलब होता है कि अगर किसी भी पॉलिश किया हुआ, समझा, जो वापसी लौट सके, चिकने प्लेट पर टकरा कर वापसी लौट सके। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे दर्पण लोगे या किसी भी पॉलिश किया हुआ वस्तु लोगे, सिंपल है। अब पॉलिश किया हुआ वस्तु पर अगर कोई भी किरणें वहां से भेजोगे तो किरण है जो पॉलिश किया हुआ सतह से टकराएगा और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। समझ में आया? हम क्या बताएं? हम बताएं कि अगर पॉलिश किया हुआ वस्तु अगर लेते हैं और उस पर कोई भी किरणें हम देते हैं तो किरण टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता है। यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के बारे में देखना ध्यान से। जैसे ये बताओ कि हम एक समतल जगह ले लेते हैं, एक समतल है, ठीक है, और इसको हम पेंट कर दिए। क्या कर दिए? पेंट कर दिए। ये पेंट कर दिए। अब ये बताओ, पेंट कर दिए और यहाँ से हम किरण को भेज रहे हैं। यहाँ किरणें आया, ये किरण आया जो इस समतल प्लेट पर टकराया, समतल प्लेट पर टकराया, और इस समतल प्लेट से टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस लौट गया, उसी माध्यम में
वापस लौट गया, यही कहलाता है परावर्तन। क्या कहलाता है? परावर्तन। क्या कहलाया? परावर्तन। अब ये बताओ कि परावर्तन था, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। इसको हम क्या बोलते हैं? तो परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ये बताओ, ये हुआ आपतित किरण और दूसरा हुआ परावर्तित किरण। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? तो अभिलंब कहलाता है। ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया? ये हो गया अभिलंब। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये दोनों के बीच में डाला गया लंब है, वो क्या कहलाता है? तो अभिलंब कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया? अरे समझ में आया कि ना? ये है प्रकाश का परावर्तन। अब समझना, इसका थोड़ा नियम है इसमें जो दिया गया है। नियम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बताओ कि ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में डाला गया जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, इसी को हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? तो आपतन कोण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? तो आपतन कोण बोलते हैं। समझ में आया? आया कि ना? अब ये बताओ कि ये हो गया परावर्तित किरण। क्या हो गया? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में डाला गया लंब क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। ये आपतन कोण कहलाता है और ये क्या कहलाता है रे? परावर्तन। तो परावर्तन कोण कहलाता है। यही तुम पढ़ भी रहे हो, परावर्तन कोण। क्या पढ़ रहे हो? परावर्तन कोण। तो तुम्हारा हेडिंग जो है वो देना क्या है? परावर्तन कोण। क्या देना है? परावर्तन कोण देना है। समझ में आया? ये प्रकाश का परावर्तन था। समझा? अब ये बताओ कि प्रश्न ये भी बनता है कि चाहे आपतित किरण हो या परावर्तित किरण हो या अभिलंब हो, तीनों एक ही तल पर मिलता है। ये प्रश्न बना था पिछले ग्रुप डी में कि बताइए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कहाँ एक मिलता है एक दूसरे से? तो तीनों एक ही तल में मिलता है। देख रहा है? ये तीनों एक ही तल पर मिलता है। ये था प्रकाश का परावर्तन। क्या था? प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम जिक्र किए। अब कुछ पॉइंट हम लिखावेंगे जो कॉपी में नोट डाउन करना। लिखो। अगर वीडियो देख रहे हैं तो जो भी पॉइंट हम जो भी डिफिनेशन था वो लिखवा दिए हैं। अब इसका कुछ पॉइंट हम लिखाएंगे जो डायरेक्ट आपका फैक्ट है जो पेपर में देखने को मिलेगा, तो फैक्ट भी लिखने का कोशिश करिएगा। अगर हम बात करते हैं तो परिवर्तन के बारे में, तो परिवर्तन का नियम पढ़ने से पहले प्रकाश का परिवर्तन का लिखो कि जब प्रकाश किसी भी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लिख लिया? अगले पॉइंट लिखना। अगले पॉइंट में लिखना प्रकाश के परिवर्तन के फलस्वरूप तीव्रता में कमी देखने को मिलता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई भी बदलाव नहीं होता है। लिख लिया? अब इसका नियम
प्रकाश के या प्रवर्तन का नियम, प्रकाश प्रवर्तन का नियम लिखना, प्रकाश प्रवर्तन का नियम, प्रकाश प्रवर्तन का नियम, प्रकाश प्रवर्तन का नियम समझ लेना थोड़ा, 1 मिनट यहाँ समझ देना। प्रकाश प्रवर्तन का नियम का अगर हम बात करते हैं तो ये बताओ कि अगर हम इसको प्रकाश का परिवर्तन का बात करते हैं तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परिवर्तन कोण। तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण होता है जो दोनों बराबर होता है, आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण होता है जो परिवर्तन कोण के बराबर होता है, लिखना आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। लिख लिया। अब देखना है, एक प्रश्न हम यहाँ देते हैं, बताना। प्रश्न यही है, इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर देना जो हम प्रश्न लिख रहे हैं। ये कि हम समतल प्लेट लेते हैं, ये समतल प्लेट हो गया और इस समतल प्लेट पर ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। ये क्या हो गया? अभिलंब। हम बताए थे कि तीनों है जो एक ही तल में मिलता है, तीनों है जो क्या होता है? एक ही तल में मिलता है। यहाँ तक समझ में आया? हम अगर इसको देते हैं 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, कितना डिग्री है? ये 30 डिग्री है। तो हमको बताना है कि परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा। कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। अब परावर्तन कोण कितना होगा, तो अगर हम परावर्तन कोण निकालना चाहते हैं तो हम बताए थे कि अगर ये है कौन सा, तो आपतन कोण, तो आपतन कोण को अगर x मानेंगे तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो y होगा। अरे होगा कि ना? अब ये बताओ कि ये अगर अभिलंब है, अगर हम बात करेंगे कि ये अभिलंब है तो अभिलंब होता है जो 90 डिग्री कोण पर होता है। कितना डिग्री कोण पर होता है? 90 डिग्री कोण पर होता है। जब 90 डिग्री ये निकल गया तो 30 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि x जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? तो 60 डिग्री निकलेगा। x कितना निकलेगा? तो 60 डिग्री निकलेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब ये भी हम बताए थे कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जो होता है वो बराबर होता है परावर्तन कोण का। किसके होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो आपतन कोण अगर x हुआ तो इसी के बराबर हो गया कोण y हो गया। अरे हुआ कि? अब ये बताओ कि तुमको पता है कि x जो आया है वो कितना डिग्री आया है? तो 60 डिग्री आया है। कितना डिग्री आया है? 60 डिग्री आया है। तो तुमसे प्रश्न में पूछा गया था कि परावर्तन कोण कितना होगा, तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 60 डिग्री। समझ में आया? लिख लो। लिख लिया? यहाँ तक हो गया? हुआ कि ना? अब परावर्तन का अगर हम बात करेंगे तब परावर्तन है जो पदार्थ पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ पर डिपेंड करता है। जिसे कहने का मतलब ये हुआ कि जो दर्पण लोगे, जिसे तुम चेहरा देखते हो, तो अगर चेहरा है जो देखना कि किसी किसी दर्पण में बहुत क्लीन आता है कि ना, और किसी किसी दर्पण में बहुत धुंधला आता है, समझा? तो एक नॉर्मली हो गया, एक हो गया जैसे जिम वगैरह में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ का देखना, जैसे सैलून वगैरह में जाओगे तो वहाँ के देखना, तो दर्पण सब अलग अलग तरीका है। लेकिन ये बताओ पॉलिश किया हुआ पदार्थ पर डिपेंड करता है।
क्या हम बताएं, पॉलिश किया हुआ पदार्थ पर डिपेंड करता है कि परिवर्तन किस हिसाब से हमको मिलने वाला है। समझ में आया। जिसे सबसे अगर प्रवर्तक तेजी जो होता है या बढ़िया होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है, चांदी का होता है। किसका होता है? चांदी का होता है, AgNO3। तो ये बताओ कि सबसे अच्छा या प्रवर्तक जो होता है, सबसे अच्छा प्रवर्तक अगर हम बात करेंगे, दिखेगा सबसे अच्छा प्रवर्तक का, एक सेकंड, अगर बोलेगा कि बताइए कि प्रकाश सबसे अच्छा प्रवर्तक, ठीक है, तो सबसे अच्छा प्रवर्तक जो होता है, सबसे अच्छा प्रवर्तक, तो सबसे अच्छा प्रवर्तक जो होता है वो चांदी का होता है। किसका होता है? चांदी का। चांदी का रहेगा तो बहुत क्लीन अप आवेगा, चेहरा भी देखोगे तो बहुत क्लीन आएगा। ये बताइए पदार्थ पर डिपेंड किया या नहीं? ये पदार्थ पर डिपेंड किया या नहीं? पदार्थ पर ही डिपेंड किया है जो अच्छा प्रवर्तक हो। अब ये बताओ कि चांदी की जगह पर तुम किसी रंग से पॉलिश कर दोगे तो जैसा पॉलिश करोगे वैसा मिलेगा। तो जितना भी 10, 20 या 50 या 100, 150 में जो मिलता है, वो जो दर्पण जो तुम यूज करता है घरेलू में, वो रहता है उस पर चांदी का लेप नहीं किया हुआ रहता है। लेकिन जहाँ चांदी का लेप किया हुआ रहेगा उसका क्लीनअप आता है, क्योंकि वो प्रवर्तन होता है। समझा? क्या होता है? प्रवर्तन होता है। तो प्रवर्तक का सबसे बड़ा अच्छा, आप जो पूछेगा कि प्रवर्तक कौन होता है, सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन सा होता है, तो चांदी होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। कौन सा होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, AgNO3 होता है। समझ में यहाँ तक आया कि नहीं? हम प्रकाश के बारे में भी जिक्र किए, प्रकाश का रियल जो डिफिनेशन था वो भी हम बताए। प्रकाश एक आधुनिक रूप से तरंग भी है और कण भी है, उसके बारे में भी हम जिक्र किए। प्रकाश को तरंग किसने बोला? तो हाइजन ने बताया। प्रकाश एक कण है किसने बताया? या कणिका है तो न्यूटन ने बताया। इसका व्याख्या किया कि प्रकाश एक कण है तो आइंस्टीन ने क्या किस से व्याख्या किया? तो प्रकाश और वैद्युत का सिद्धांत दिया। और प्रकाश और वैद्युत का सिद्धांत कब दिया था? तो 1905 में दिया था। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के माध्यम से ही कण को साबित कर दिया। समझा? और कण को साबित करने के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था 1921 में आइंस्टीन को। दूसरे वैज्ञानिक हाइजन ने प्रकाश को क्या बताया? तो तरंग बताया। और इसी को साबित इसका दोस्त किया यंग व्यक्तिकरण के माध्यम से। ठीक। फिर रोमर के बारे में हम बताए थे कि रोमर ने 1676 में प्रकाश को निर्वात में चाल बताया या वेग बताया कि निर्वात में वेग का अगर बात करिएगा प्रकाश का तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये बात किया था रोमर ने। फिर इसके बाद हम प्रकाश का प्रवर्तन के जिक्र किए। ठीक है। अगले सेशन जो देखने को मिलेगा उस समतल दर्पण के बारे में देखने को मिलेगा, समतल दर्पण का। ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है, इसको हम कंसेप्ट है जो क्लियर करते जाएंगे। तो समतल दर्पण देखेंगे अगले में, समतल दर्पण। ठीक है। अब इसमें जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि मेरा प्रयास रहेगा NCERT का फैक्ट लेके चलेगा। और NCERT में आपको हम बताए भी हैं कि अगर लाइट चैप्टर का अगर बात करेगा तो लाइट चैप्टर जो पढ़ने को मिलता है वो मिलता है 10th में, NCERT 10th में। तो इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। और साथ में कुछ और बुक है, वहाँ से भी हम सम्मिलित करेंगे कि थ्योरी के साथ साथ MCQ के रूप में लें। तो MCQ में अगर बात करिएगा तो LP का अगर बात करिएगा, जो अभी जस्ट LP साइको हुआ है, तो LP का अगर बात करिएगा तो पिछला मेरा जो चैनल है NPS स्टडी सेंटर, उसमें जाके प्ले लिस्ट में देखिएगा। हम LP का CBT2 मेंस भी हम पढ़ाए हैं, जिसमें PDF के माध्यम से MCQ करवाए हैं और न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। तो उसी हिसाब से जो भी 2025 का LP का तैयारी अगर कर रहे हैं तो LP की तैयारी में हम आपको साइंस का थ्योरी भी बताएंगे और थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी हम क्लियर करेंगे। अब ऐसा ना हो कि LP बोले हैं तो सिर्फ रेलवे के लिए ही है, रेलवे के लिए तो है ही, और रेलवे के साथ साथ बिहार SSC CGL हो या बिहार SSC इंटरमीडिएट लेवल हो, जहाँ साइंस पूछता है वहाँ आपको प्रश्न यहाँ साइंस से फंसेगा। जो भी हम क्वेश्चन लाएंगे वो प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन हम लाएंगे। तो चलिए इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।